बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बिल्कुल दगरगूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रही है, मज़ाहमत भी कर रही है, रजिस्ट भी कर रही है और ख़ास तौर पर DDISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर आर्मी चीफ की तकरीर और आर्मी चीफ की तकरीर और DDISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि ऐसे बेवक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूंकि डायरेक्ट उन्हीं पे सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरफ लिए चलता हूं। आप मजीद सुनिएगा और उसके बाद फिर अगली बात करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है। एलिगेशन लगाते हैं, उनको इन हकायक जो है उनसे किनारा कशी नहीं करनी चाहिए, उनको जांचना चाहिए और एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करके बात करनी चाहिए, बगैर बात करने, बगैर सोचे, बगैर समझे और बगैर डेटा हुए सिर्फ आप एलिगेशंस लगाएंगे तो फिर रिबटल्स आएंगे, फिर आपसे सवालात होंगे, फिर पूछा जाएगा आपसे कि आपका कॉन्टेक्ट क्या रहा है 76 सालों में। आज हम पूछ रहे हैं और हम पूछते रहेंगे। अब ये चीज है, ये वापस होने वाली नहीं है, ये आगे जाएगी। पाकिस्तान, अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें, यकजा करें, तो मेरी एक अदना राय में पाकिस्तान इस वक्त एक हालत जंग में है और ये जंग जो है वो किसी बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं की, बल्कि ये जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो मोटिवेशन हैं, वो उनकी वजह से आज पाकिस्तान को एक हालत जंग में धकेला गया है, ताकि एज आई ऑलवेज से शख्स वाहिद जो है उसके ताबे किया जाए रियासत को और वो शख्स वाहिद ही इसको अपनी पसंद की डगर के ऊपर डाले रियासत को और उस तरफ लेके जाए। लेकिन आज जो लेवल ऑफ अवेकनिंग है पाकिस्तान में, उसको अगर सामने रखा जाए तो ये हो नहीं सकता। लेकिन रिसेंटली पंजाब में और आजाद कश्मीर में और कपल ऑफ अदर प्लेसेस जहां इंसिडेंट आए हैं, हुए हैं, अगर आप उन इंसिडेंट्स को, वायलेंट इंसिडेंट्स को सामने रखेंगे तो आप एक नक्शा खींच सकते हैं अपने ज़हनों में कि मुल्क जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त मुल्क जो है वो अमन की तरफ नहीं बढ़ रहा। और ये भी आप देखिए, आज IMF की रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में निशानदेही की है कि पाकिस्तान की पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। दैट मींस कि ये अल्टीमेटली उनके फैसले के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा। हमारे कुछ इंतहाई बरादराना और दोस्त ममालिक के दोस्त जो पाकिस्तान आ रहे थे, वो वहां भी उनके विजिट को भी डिले किया गया है। या डिले उन्होंने खुद किया, हमने नहीं किया, उन्होंने किया, लेकिन वो भी ऑब्वियसली को वजूहात होंगी जिसकी वजह से उस विजिट को डिले किया गया है। और पाकिस्तान की जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, वो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जो हमें नजर आती है। तो इन चीजों को, अगर सब चीजों को सामने रखे तो इस वक्त इस मुल्क को जो हालत जंग में है, मैं कहता हूं कि हालत जंग में है, उसको वो इसके जख्मों को मजीद खुरचने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन जख्मों के ऊपर मरहम रखने की जो है उसको एक शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है। और इसके लिए ये जो जंग का समा बनाया गया है, इसको खत्म करना पड़ेगा। और ये जंग का समा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में खत्म हो सकता है जबकि पाकिस्तान को दोबारा आइन, कानून और इंसाफ के रास्ते के ऊपर चलने दिया जाए। और ये उस सूरत में मुमकिन होगा जबकि शख्स वाहिद जो है वो अपनी जो एक एम्बिशन है उसकी, कि वो इस रियासत को अपने ताबे देखना चाहता है, वो उसको कंट्रोल करे और जो इस मुल्क के जो अफराद हैं, इस मुल्क के जो इदारे हैं, उनको आजाद करे ताकि वो मुल्क को आगे ले जा सके। मैं आखिर में कुछ 2-4 बातें और करूंगा, लेकिन मेरी जो इस वक्त ख्वाहिश है, मैं चाहूंगा कि इसको आप जरूर ब्रॉडकास्ट करें, वो ये है कि ये मुल्क जो है इस वक्त इसको हीलिंग टच चाहिए और इसके जख्मों के ऊपर मजीद नमकपाशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बहुत कमजोर हो चुका हुआ है। ये बहुत इंफीबल्ड मुल्क है इस वक्त। ये मुल्क इकोनॉमिक कैप्टिव है इस वक्त। जो दुनिया में $1-1 बिलियन के लिए ये अपना कशकोल लेके बैठे हैं, अपने दोस्त ममालिक के और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के दरों के ऊपर बैठे हुए सिर्फ भीख मांग रहे हैं। और इस वक्त कोई पाकिस्तान को भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस हालत के ऊपर किसने पहुंचाया है इस मुल्क को 2 साल में? क्यों पहुंचाया है? क्या उनके मकासद हैं? लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने अभी एक आर्टिकल लिखा है, आपकी नजर से गुजरा होगा, वो उसने बिल्कुल क्लेम किया है विद डेटा एंड अदर फैक्टर्स कि पाकिस्तान इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स डी-न्यूक्लियराइजेशन। दैट मींस कि जी आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप अपने मुल्क के एसेट्स को बेच रहे हैं। हर एसेट इस वक्त जो है वो अप फॉर सेल है, हर एसेट, ताकि आप $1-2-3 बिलियन और इकट्ठे करके मुल्क को और 2-4-6 महीने के लिए चला सके। लेकिन ये मुल्क नहीं चलेगा ऐसे, ये नहीं चल सकता। तो हमारी इस्तदा जो है साहिब इक़्तिदार लोगों से सिर्फ ये है that they should take a step back and think about the country। मुल्क के बारे में सोचें और देखें कि क्या वो गलत फैसले हैं जो उन्होंने किए हैं और क्या वो गलत फैसले हैं जो कि वो किए जा रहे हैं। और हर गुजरने वाला दिन जो है वो फर्दर परपेचुएट कर रहे हैं उन फैसलों को। ये परपेचुएशन का प्रोसेस अगर जारी रहा तो मुल्क जो है वो खोखला तो हो चुका हुआ है, वो खुदा ना करे वो बिल्कुल जो है
वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। और वो स्टेज होगी जबकि आपके पास कुछ जो है नहीं रहेगा, बेचने को कुछ नहीं रहेगा, गिरवी रखने को। और फिर जैसा कि जनरल तारिक खान ने लिखा है, शायद ये न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाए और शायद और भी बहुत कुछ आपको करना पड़े। तो एक पोटेंट ज़हन का तकाजा ये है कि आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचने से पहले रीथिंक करें और सोचें कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया है और किस तरीके से उन फैक्टर्स को रिवर्स किया जा सकता है ताकि मुल्क आइन कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक फंक्शन हो सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्त कि वो आज जो असॉल्ट हो रहा है जुडिशरी के ऊपर, उस सिलसिले में आपको आगाह करें। देन आई विल टेक अनदर कपल ऑफ मिनट्स एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा सियासी जो मंजरनामा है आज तक का उसका इहाता किया और आपको राइज किया। आज जो सबसे ज्यादा ज़ेर बहस है वो है DGISPR की स्टेटमेंट। उसका बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूँ, इमरान खान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने रऊफ साहब की बड़ी तारीफ की, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से उसका जवाब आपको दे दिया। लेकिन बात यह है कि मुझे ये बताएं कि हमारी फौज है, इमरान खान की फैमिली, बल्कि उन्होंने मुझे खुद कहा मैक्सिमम या फौज में है या ब्यूरोक्रेसी में, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारे मुल्क की खातिर जाने देते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिसी कौन बनाता है और वो फैसले रिवर्स कौन करता है? मुल्क की अवाम के खिलाफ फैसले वो एक शख्स करता है और ना वो रेफरेंडम के जरिए इख्तिदार में आया है या पावर में आया है, ना वो इलेक्शन के जरिए आया है। अगर शख्स वाहिद ने इस मुल्क को जंगल बना देना है और जंगल का कानून नाफिज कर देना है और आइन की पाबंदी करनी है और वो DGISPR साहब उठ के वो स्टेटमेंट्स देंगे जो सियासी होगी, तो सियासत में मुदाखलत ये आइन की खिलाफ वर्जी सिर्फ नहीं, ये आइन शिकनी के मुतरादिफ है और आइन शिकन की सजा आपके सामने है। ये अलग बात है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आने के बावजूद, उसके खिलाफ अपील डिसमिस होने के बावजूद, आज अगर जस्टिस सेठ वकार को देखा जाए तो उसकी स्टेटमेंट आज भी फील्ड में है, जिसने कहा था कि उनकी कब्र से भी उनको निकाल के एक सिंबॉलिक सजा फांसी की दी जाए ताकि आइंदा के लिए माशाल्लाह के रास्ते बंद हो जाएं, क्योंकि यही आइन का तकाजा है और यही मुल्क के कानून का तकाजा है। देखिए, किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क और जमहूरी मुल्क में पुरअमन अवामी इनकलाब का तरीका सिर्फ ये होता है, वो है वोट की पर्ची। वोट की पर्ची आपने देख ली, 8 फरवरी को पब्लिक निकली, ये अलग बात है। रऊफ साहब ने आपको बता दिया, नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप थी उन सबके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, बशमूल मेरे, आप गवाह हैं। मैं आप मीडिया के दोस्तों को साथ लेकर गया उन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के पास जो रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके खिलाफ हमने पिटीशन फाइल की, तो हमारे ही खिलाफ उल्टा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। मैं आपके मीडिया के दोस्तों को लेकर गया, लास्ट डे था, मैंने कहा कि तीनों हल्के इस्लामाबाद के 46, 47, 48 मैंने कागजात जमा कराए थे। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दें, मैं उसको फुलफिल करूं। तीनों 47, 46, 48 के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप वो आदमी है जिसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप गवाह इस बात के रात 12 बजे किस तरीके से मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए। पैटिक्स का हाल है। अगर ये आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसके आप सरबराही करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को बंद कर दें, उसकी जगह पे रऊफ हसन साहब या जो आप दोस्त बैठे हुए हैं इनकी टीम बना दें, आपको प्रॉपर ज्यादा बेहतर इंटेलिजेंस दे देंगे। अगर आपकी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि हमने 77% या पता नहीं कितने % वोट लिए, भाई आपके नुमाइंदे अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास बैठ के जो कुछ वो कर रहे थे आप सब जानते हो। पूरे मीडिया हाउसेस ने मेरा रिजल्ट दिया और बहुत सारे हमारी 180 सीटें के रिजल्ट भी दिया। वो EMC का रिकॉर्ड आज भी वो हमें नहीं दे रहे कोर्ट के आर्डर के बावजूद। वहां से जो रिजल्ट जाता था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, इलेक्शन कमीशन मीडिया हाउसेस में दे रहा था, वहां से हम जीत रहे थे। रात के 12 बजे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सहूलतकारी करता है मुस्लिम लीग नून की और लंदन एग्रीमेंट की, वो रात को 12 बजे कहीं चला जाता है। ये भी आपने हमें बताया, हम तो नहीं थे वहां मौजूद। इसलिए मैं कहता हूँ आपकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। वो किसी मखसूस जगह पे जाते हैं और जब 3 घंटे बाद वापस आते हैं तो रिजल्ट पहले रुक जाता है और उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं आज भी सवाल करता हूं कि आप इसके बारे में बताएं, आप कहां गए थे और क्यों आपने इन रिजल्ट्स को चेंज किया या कराया। और एस्टेब्लिशमेंट के वो सहाफी जो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझते हैं, आप उनकी ओवरऑल असेसमेंट पब्लिक में या टीवी में बैठ के ले लें या आप खुद उनसे इनफरादी तौर पर पूछ लें कि क्या रिजल्ट था।
मुझे एक मेरे दोस्त ने मैं बताए बगैर, क्योंकि जिस तरह सहाफियों को ये हक हासिल है वो अपना सोर्स न बताएं, लिहाजा मैं अपने एक दोस्त सहाफी, मशहूर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन की बात बताना चाहता हूँ नाम लिए बगैर। उसने कहा जी मैं जब गया, मुझे कहा गया सब रोक दें। मैं एहतियातन चला गया चेक करने के लिए कि रिजल्ट्स का मसला क्या है, क्यों रोक दिए। वो जो रिजल्ट कंपाइल कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा जी क्या मसला है। उन्होंने बड़े घबराते हुए कहा जी 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लीड के साथ पीटीआई जीत चुकी है और हमें कहा गया है कि आप रिजल्ट रोक दें। हम मजबूर हो गए रिजल्ट रोकने पे। खैर ये अलग बात है, मुझे ये बताया जाए कि ये आपकी अगर रिपोर्ट थी, और फिर खान साहब ने भी उसके बारे में उस दिन हमें बताया 7 तारीख को जब हमारी मुलाकात हुई। आप कहते हो कि जी आप बना दें कमीशन, जरूर बनाएं। किसने मना किया आपको? खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल पेश होने के लिए तैयार हूँ 2014 का। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के जमाने में 2 धरने हुए मौलाना फजल रहमान के, जो उन्होंने कहा कि हमारी किस किस से बात हुई थी, वो भी आपके ऑन रिकॉर्ड कर लें। किस किस से धरने में बात हुई और किस किस ने क्या क्या उनके साथ वादे किए एस्टेब्लिशमेंट के। और उसके साथ 2 मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी यहाँ जुलूस लेकर आए। हमने तो एक सिंगल FIR नहीं काटी। यानी एक धरने से तो आपको तकलीफ है, जरूर करें, उसमें कमीशन से हम इनकारी नहीं है, मगर बाकी धरने और बाकी जुलूस, और फिर क्या आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं? अगर आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं और सियासत को आपने रेगुलेट करना है कि कौन धरना आइंदा दिया करेगा, कौन एहतजाज किया करेगा और कौन लॉन्ग मार्च किया करेगा, तो फिर आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट या आइन में तरमीम करके अपने आप को एक सुपर पोलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करा दें, ताकि आपके पास इसका भी जवाब और हक मौजूद हो। मुझे रोक भाई देख रहे हैं, इसका मतलब है वो कहना चाहते हैं, मैं मुख्तसर करूं, इसलिए मैं अपनी बात को सिर्फ पूरी पॉइंट बात करूंगा। मैं आगे चलना चाहता हूं कि इस वक्त सबसे पहला मुतालबा मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से करूंगा कि आपके लाहौर के वकला के मसाइल को हल करना आपकी सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है और आप हल करें। लेकिन इन चीजों को एग्जीक्यूट करने में वहां की कठपुतली हुकूमत, वो डाकू रानी के जरिए जो ये चाहते हैं कि वकीलों और जुडिशरी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो, तो इस हवाले से मैं वकला नुमाइंदों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फोकस्ड रहे, ताकि जस्टिस सिस्टम के ऊपर जो कुछ अटैक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं और जिस अंदाज से इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल आ चुका है आपके सामने, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज्जिज 6 जज साहबान ने लिख के दिया, उसके पैरा नंबर पहले में लिखा हुआ है, पहले पैरे में, कि इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने के लिए प्रेशर डाला गया। और एक जज के आपको पता है बाकी तफसीलात, किस तरह बिरादर नस्बती को उठाया गया, बेडरूम में कैमरे लगाए गए, कैसे जजेस हॉस्पिटलाइज्ड हुए, और वो सारी तफसील आपके सामने आ चुकी है। और आज सारी हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ये लिख के दे चुके कि आज ये ओपन सीक्रेट है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज दबाव डालती हैं सियासी केसेस में, ताकि अपने मकासद हासिल कर सकें और अपने जो उनके मुखालिफ हैं यानी पीटीआई, उनके खिलाफ फैसले ले सकें, क्योंकि और तो पोलिटिकल पार्टी से कोई उनका मुखालिफ उनके बकौल कोई नहीं है। ये है मामलात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर रोज एग्रेसिवली आती है और हकायक बयान करती है, और जो मैसेज दे रही है कि जनाब DGISPR, जनाब आर्मी चीफ, आपकी राय दुरुस्त नहीं है, आपके पास इत्तलाआत दुरुस्त नहीं है, जो ये जाली निज़ाम कायम किया है ये चलने वाला नहीं है, इससे पाकिस्तान को शदीद तरीन नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान की सलामती खतरे में है। तो फैसला आप खुद कीजिए, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बता सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।